नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन रहने वाला है मॉक टेस्ट देखेंगे आज शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो आज ये मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे इसको और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने जो है आज के लेक्चर में जो है कितने क्वेश्चन आपने आज सही किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, यानी कि उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या रहेगा बताइए। हु प्रोफाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आपने पढ़ी है, ठीक है, आपको मैंने बताया है उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पावलोव। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए परिचय कौशल का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किल मींस परिचय कौशल। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या है ये पूछा है। पहला है पिछला ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। बी देखिए व्याख्यान यानी कि लेक्चरिंग। उसके बाद देखिए सी ब्लैक बोर्ड लेखन यानी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग। उसके बाद होमवर्क यानी कि गृह कार्य। तो देखिए इंट्रोडक्शन स्किल में क्या आता है, मुख्य घटक क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा, पिछला ज्ञान। ठीक है, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन स्किल में जो है इसका मुख्य घटक क्या है, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, पिछला ज्ञान, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो किसने किया बताना है आपने, मेयर, पार्सन्स, हल्क या ब्रेवर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, हु फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो वोकेशनल गाइडेंस सबसे पहले जो है किसने प्रयोग किया इसका। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स ने जो है सबसे पहले प्रयोग किया आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, कौन सा मूल्यांकन का यानी कि इवेल्युएशन का त्रिकोण का हिस्सा नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो क्या रहेगा, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा आपका शिक्षण अनुभव। ठीक है, ये शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके राइट हैं, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। ठीक है, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके शैक्षिक आपके उद्देश्य, मूल्यांकन आपका इवेल्युएशन एंड आपका अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, सबसे अधिक लाभ किसको होगा ये बताना है आपने। ठीक है, तो बताइए हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन इज टू गिवन टू, यानी कि किसको देनी चाहिए और सबसे अधिक लाभ किसको होगा इसमें। ठीक है, पहला देखिए मंदबुद्धि बालक, दूसरा देखिए पिछड़ा बालक, तीसरा सामान्य बालक, चौथा आपका प्रखर बुद्धि बालक। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। हस्तशिल्प शिक्षा यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन जो है दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को यानी कि आपका सामान्य बालक और ये आपके प्रखर बुद्धि बालक, ये तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हस्त सबसे अधिक लाभ किसको होगा, पिछड़े बालक को होगा या मंद बुद्धि बालक को होगा। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो क्या रहेगा, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। राइट आंसर रहेगा 5 का आपका मंद बुद्धि बालक यानी कि रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है, या रिटार्डेड चाइल्ड। ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु पहले अपने शरीर के किस हिस्से को नियंत्रित करना सीखेगा? तो क्या रहेगा राइट आंसर, पेट, सिर, भुजाएं या पैर? तो शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार जो है एक शिशु जो है पहले अपने शरीर के किस हिस्से को जो है नियंत्रित करना सीखेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट रहेगा आपका भुजाएं, ठीक है। भुजाएं यानी कि इस पर नियंत्रण करना सीखेगा सबसे पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए किसने कहा है निर्देशित खोज द्वारा अधिगम छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद है? ठीक है, यानी कि निर्देशित खोज यानी कि आपका गाइडेड डिस्कवरी की बात हो रही है, इसके द्वारा जो है अधिगम जो है छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद है। ये किसने कहा है ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये कहा है आपका जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि जो निर्देशित जो खोज है यानी कि जो गाइडेड डिस्कवरी है, इसके द्वारा जो है अधिगम से जो है छात्रों के लिए जो है काफी फायदेमंद है। तो इस कहा आपका पियाजे ने कहा है कि लर्निंग इज मोर आपका बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीखने का परीक्षण और त्रुटि विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या रहेगा बताइए। सीखने का परीक्षण और त्रुटि विधि क्या है? अधिगम स्वतंत्र है, अधिगम अप्रत्यक्ष है, अधिगम आनंदमय है या अधिगम वृद्धिशील है? तो सीखने का परीक्षण और त्रुटि विधि क्या है बताना है। हु डज द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको। तो क्या रहेगा बताइए, सीखने का परीक्षण और त्रुटि विधि क्या है? तो 8 का राइट आंसर रहेगा आपका अधिगम जो है क्या है, वृद्धिशील है, ठीक है। याद रखें इसको कि अधिगम जो है क्या है आपका वृद्धिशील है। तो डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। यानी कि जब आपने पढ़ी होगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी है आपने, ठीक है, इसमें क्या होता है पहले जैसे हम कोशिश करते हैं फिर गलती हो जाती है, ठीक है, फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं फिर हमें जो है सफलता मिलती है, ठीक है, इनकी ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका अधिगम क्या है, वृद्धिशील है, यानी कि लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, ठीक है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जो है भावनात्मक अशांति का प्रकटीकरण नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बताना है आपने जो भावात्मक अशांति का जो है प्रकटीकरण नहीं है वो बताना है। तो आपका 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 9 का राइट आंसर रहेगा स्वालीनता, ठीक है। स्वालीनता जो है आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वालीनता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म याद रखें, ठीक है। तो इमोशनल जो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, यानी कि जो भावात्मक जो अशांति यानी कि डिस्टरबेंस है, तो इसमें जो है प्रकटीकरण नहीं है कह रहा है, तो ये आपका स्वालीनता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखें, स्वालीनता यानी ऑटिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका गिरोह की आयु है, ठीक है, गैंग एज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बता रखा है आपको गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? गिरोह की आयु यानी कि गैंग एज की आयु क्या होती है बताइए? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या मध्यम आयु? तो राइट आंसर रहेगा आपका गिरोह एज यानी कि गैंग एज किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ऑप्शन में आपके ऐसे ऑप्शन आते हैं जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या मध्यम आयु, तब आप क्या करेंगे? बाल्यावस्था को ही
आप टिक करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर जो है अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किशोरावस्था और ये दो आपके ऑप्शन में ना हो, इनकी जगह पर जो है आपका क्या आ जाए, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था आता है तब आप जो है गैंग एज क्या करेंगे, गैंग एज करेंगे आप उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, याद रखें इसको, यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर ऑप्शन में बाल्यावस्था और शैशवावस्था किशोरावस्था ऐसे आया है तब तो आप बाल्यावस्था करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपकी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था देखने को आपको मिलता है तो गैंग एज मीन्स आप क्या करेंगे, उत्तर बाल्यावस्था को करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, 11 है, देखिए निम्नलिखित में से किसी जो है व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीचे आपको दिए हैं क्या कहते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है जिस तरह से एक व्यक्ति बात करता है, तो ये आपका आता है। ठीक है, दूसरा देखिए जिस तरह से एक व्यक्ति कार्य करता है, ये भी व्यक्तित्व में आता है। सी देखिए जिस तरह से एक व्यक्ति चलता है, ये भी आपका व्यक्तित्व में। ठीक है, डी वाला जो है आपका नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं है। क्यों, देखिए जिस तरह से एक व्यक्ति निर्णय लेता है, तो निर्णय लेना किस में आता है आपका, ये आता है आपका मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है, मानसिक विकास में आता है निर्णय लेना। ठीक है, तो ये आपका इसमें नहीं होगा। बाकी तीनों जो है आपका बात करना, कार्य करना, ठीक है, चलना, ये किसमें आ जाएंगे आपके व्यक्तित्व में। ठीक है, क्लियर हो गया बात। आगे चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक गोद लिए गए बच्चे का व्यक्तित्व जो है उसके जैविक माता पिता से प्रभावित होता है, यह कथन जो है किसने दिया है, ये बताना है 12 का। ठीक है, द पर्सनैलिटी ऑफ एन एडॉप्टेड चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो क्या रहेगा बताइए, यह कथन जो है आपका कैसा है, सत्य है असत्य है, पहचान नहीं है या प्रूफ में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, जो बच्चे के जो माता पिता होते हैं, यानी कि जो जैविक माता पिता का कहने का मतलब है जो उनको बच्चे को पैदा करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है, आपका राइट ए रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखिए क्या है 13, एडुकेटम का क्या अर्थ है बताइए। एडुकेटम का क्या अर्थ है, विकसित होना, पालन पोषण करना, सीखना, बढ़ना, क्या रहेगा बताइए 13 का राइट आंसर। व्हाट डज एडुकेटम मीन्स, क्या मतलब है इसका, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या रहेगा, टू ग्रो। ठीक है, यानी कि बढ़ना। ठीक है, सीखना, टू लर्न, टू डेवलप, टू विकसित होना, ठीक है, टू रेज, तो आपका राइट आंसर रहेगा टू ग्रो, यानी कि बढ़ना। तो एडुकेटम का क्या अर्थ है, बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो इसे निम्न में से निम्न रूप में से संदर्भित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में क्या है, असमर्थ है बच्चा, तो इसे निम्न रूप में संदर्भित किया जा सकता है। कैसे संदर्भित करेंगे हम इसको, शारीरिक अक्षमता, सीखने की अक्षमता, लोकोमोटर अक्षमता या मानसिक अक्षमता। तो क्या रहेगा 14 का राइट आंसर, इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली। ठीक है, तो किस में रखेंगे आप इसको, तो राइट आंसर रहेगा आपका 14 का लोकोमोटर अक्षमता। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको लोकोमोटर अक्षमता नहीं मिलता है तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, शारीरिक अक्षमता यानी कि फिजिकल डिसएबिलिटीज को आप टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका राइट होगा अगर लोकोमोटर अक्षमता नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर सी रहेगा आपका लोकोमोटर अक्षमता। ठीक है, चलिए 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विकास का क्या मतलब है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विकास का क्या मतलब है? तो गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का विकसित होना। तो विकास का क्या मतलब है ये बताना है आपने, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा 15 का, बताइए। देखिए, बात करें ऑप्शन सी की, देखिए ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, ये किस में आ गया आपका? ये ग्रोथ में आ गया, यानी कि वृद्धि से मतलब है इसका, ठीक है, विकास से नहीं है। ठीक, ये तो कट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणात्मक परिवर्तन अ, और मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो ये आपके दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डी क्या है? व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का विकसित होना, ये भी नहीं, ठीक। तो बचे आपके गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। जब ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले, मात्रात्मक अलग मिलेगा, गुणात्मक अलग मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? राइट करेंगे गुणात्मक परिवर्तन में, ठीक है। यानी कि विकास का क्या मतलब है? विकास का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। अगर दोनों दिए हैं, उसके बाद आपके ऑप्शन में दिया है कि ए और बी दोनों, तो तब आप जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ये विकास का क्या मतलब है? अगर ऑप्शन में गुणात्मक और मात्रात्मक अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन जैसे इस क्वेश्चन में है, तो ऐसे दिया है तो आप करेंगे गुणात्मक परिवर्तन, राइट करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपका ऑप्शन आता है तो उसको आप दोनों करेंगे, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्या है? परिपक्वता क्या है, ठीक है। तो बताइए क्या है? मैच्योरिटी, ठीक है। तो परिपक्वता संबंधित है व्यायाम और प्रयास, सीखने की क्षमता, जैविक व आनुवांशिक, और व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का बाहर आना। बताइए क्या रहेगा 16 का राइट? तो बताइए परिपक्वता क्या है, यानी कि व्हाट इज मैच्योरिटी? तो क्या मतलब होता है बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा 16 का? राइट रहेगा आपका व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का बाहर आना, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है देखिए, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाएं बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए कोई बच्चा अगर दो लैंग्वेज जो है आपका बोलता है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक लैंग्वेज बोलता है, दो भाषाएं बोलता है, तो उसकी जो क्षमता है, ऐसे क्षमता वाले बच्चों के लिए क्या लाभ है ये पूछा है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, या संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या उपरोक्त में सभी आपके राइट करेंगे। क्या रहेगा बताइए 17 का राइट आंसर? राइट आंसर क्या रहेगा 17 का? राइट आंसर रहेगा आपका संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ठीक है। अगर आ, कोई बच्चा जो है एक से अधिक भाषा बोलता है, ठीक है, तो दो भाषाएं बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही क्या होगा? संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, यानी कि जो कॉग्निटिव जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपका राइट रहेगा, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 है आपका, किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका पूछा है, इसको याद रखेंगे। किसी को जानने के लिए सबसे व्यक्तिगत तरीका हो सकता है, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर 18 का? सहज बोध, प्रशासन द्वारा पढ़ना, भाषण, क्या रहेगा बताइए 18 का? वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे टू नोइंग समवन, ठीक है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पहला देखिए सहज बोध, सहज बोध का मतलब होता है इंट्यूशन, ठीक है, इनके फील होना। प्रशासन आपका, ठीक है, उसके बाद प्रशासन यानी कि ऑथोरिटी, उसके बाद देखिए पढ़ना रीडिंग, एंड भाषण जो है आपका लेक्चर। तो क्या रहेगा देखिए, किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सहज बोध, ठीक है, यानी कि आपका इंट्यूशन यानी कि फील होना, जब हम फील करते हैं किसी को देखते हैं, ठीक है, तो हम जो है व्यक्तिगत तरीके से, ये व्यक्तिगत तरीका हो सकता है किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका, ठीक है, यानी कि मोस्ट पर्सनल वे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 18 का? सहज बोध, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बताइए, मैंने बताया आपको क्वेश्चन, ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, मैंने बताया था किसने कहा है कि
विकास के लिए जो है वंशानुक्रम व पर्यावरण महत्वपूर्ण है। किसने कहा है? ये मैंने बताया आपको, उसी ने कहा है। ये सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या रहेगा 19 का? राइट आंसर रहेगा आपका वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा है सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, और वुडवर्थ से संबंधित एक चीज और याद रखना कि इन्होंने कहा है कि विकास के लिए जो है वंशानुक्रम व पर्यावरण जो है आपका या वातावरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको भी याद रखें। बी आपका राइट रहेगा 19 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या है देखिए, आरंभिक बाल्यावस्था का आयु वर्ग क्या है? नीचे आयु वर्ग दिए हैं 0 से 2 साल, 2 से 4, 4 से 6 या 4 से 7। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो बाल्यावस्था को आपने पता है बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है आपका आरंभिक, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड में किस आयु वर्ग के आते हैं लोग, बच्चे, सॉरी, बताइए। बाल्यावस्था में दो, एक तो आ गया आपका अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, एक आ गया आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये 2 भागों में आपने पढ़ा होगा, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो इसने पूछा है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था का आयु वर्ग पूछा है, तो याद रखना इसको। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर रहेगा 2 से 6 साल। ठीक है, 2 से 6 साल क्या है आपका पूर्व बाल्यावस्था है, 2 से 6। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था का काल अगर पूछा जाता है तो वो है आपका 7 से 11 वर्ष। क्लियर हो गया? इसको आप याद रखें, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अभी मैंने बताया ऊपर आपको कि गैंग एज किस अवस्था को बोलते हैं, तो इसी उत्तर बाल्यावस्था को बोलते हैं। ठीक है, यानी 7 से 11 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था का आयु वर्ग पूछा है तो 2 से आपका 6 साल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और कैसा लगा आप लोगों को जरूर आप कमेंट करें, और कितने क्वेश्चन आपने आज के वीडियो में सही किए वो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।